रेजिस्टेंस आज पढ़ेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट आर्टिकल है। मैं एकदम डीप अंदर लेके नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको उतना पढ़ाने वाला हूँ जितना पढ़ने से आप सारा क्वेश्चन आपकी बोर्ड के कर पाओगे। मैं एकदम ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं करवाऊंगा। रेजिस्टेंस क्या है? क्या है ये रेजिस्टेंस? मैं कुछ करना चाहता हूं, आप मुझे रोक रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज the opposition to flow of current through a material। जब किसी एक वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, जो रोकने वाली चीज है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जो प्रॉपर्टी है जिसके चलते वो रोकने की कोशिश करता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस है हो क्या रहा है प्रैक्टिकली देखो। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक वायर है, ये वायर के अंदर से हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, और हम जानते हैं करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे मूव किए, करंट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज एंड करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, ये कंडक्टिंग कोई वायर है, कोई पाइप नहीं है कि सीधा निकल जाएगा। ये कोई पाइप नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे स्विंग करके निकल जाएगा, नहीं, ये वायर है भाई, इसके अंदर एटम्स पैक्ड है। ये एक एटम है, ये एक एटम है, ऐसे ऐसे करके एटम सब इसके अंदर पैक्ड है, भरा हुआ एटम। अब जब किसी एटम की बात करेंगे, एटम में होता क्या है? एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। अब जब बाहर से किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इसके अंदर फेंकने की कोशिश करेंगे, ये खाली नहीं है, इट इज नॉट ए हॉलो पाइप, इट इज नॉट एन एम्प्टी पाइप। वो क्या होगा? जब ये अंदर से जाएगा क्या करेगा? कभी इसके साथ टकराएगा, कभी इसके साथ टकराएगा, कभी इसके साथ टकराएगा। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के ऐसे ऐसे होते होते क्या करेगा? अल्टीमेटली निकल के आएगा। तो रास्ते में ये बहुत सारा टकराव फेस करके आया। सोचो, आप एक जगह से भाग के दूसरे जगह जाना चाहते हो, रास्ते में कुछ भी नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, आप दौड़ के निकल गए। मान लो कि बीच में बहुत सारे लोग खड़े हैं और आपको दौड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कभी इसको टकराया तो कभी उसको टकराया, ऐसे टकराते 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 पहुंचेंगे। तो कौन सा केस में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिला? जब कोई नहीं था कि जब ज्यादा भीड़ था? कौन सा केस में रेजिस्टेंस मिला? ऑब्वियसली जिस केस में ज्यादा भीड़ था उस केस में टकराव ज्यादा हो। तो करंट को फ्लो करने में, आपको भागने में कौन रोक रहा था? ये कोलिजन मतलब टकराव, ठीक है। सो कितने ज्यादा कोलिजन होगा उतने ज्यादा रेजिस्टेंस है कि नहीं? कितने ज्यादा कोलिजन होगा उतने ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेंगे, जितने ज्यादा कोलिजन मिलेंगे उतने ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि आप यहां से भाग के यहां तक जाना चाहते हो, रास्ते में बड़े बड़े सब पैकेट्स रखे हुए हैं, इधर इधर रखे हुए, इधर रखे हुए, ऐसे करके आप भाग के जा रहे हो, कभी इसको टकराया कभी इसको टकराया, ऐसे टकराते 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 यहां तक आए। तो जितने ज्यादा टकराओगे आप कहोगे मेरे को दौड़ने में उतनी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, उतनी ज्यादा अपोजिशन है, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ कोलिजन्स met by the external electron passing through the material। number of collisions, COLLISIONS, collisions means टकराव, कितने सारे कोलिजन हो रहा है? number of collisions made by the external electron passing through the material, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा कोलिजन होगा, जितने ज्यादा टकराव होगा उतने ज्यादा रेजिस्टेंस है। समझ में तो आया? खाली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब सोचो कि मैं जब यहां से भाग के वहां तक जाने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे मान लो तो पैकेट्स, कार्टून पैकेट रखे गए थे, मैं दौड़ के गया तो कभी इस पैकेट को टकराया कभी उस पैकेट को टकराया, टकरा के गया और पहुंचा। जितने ज्यादा टकराव मिलेगा उतने ज्यादा रेजिस्टेंस है। दूसरी तरीके से सोचो, अगर वो कार्टून पैकेट्स खाली है
हल्का फुल्का पैकेट से, अब भी मैं टकराऊंगा लेकिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। लेकिन वो कार्टून पैकेट्स मान लो सब भरे हुए हैं, हिला भी नहीं सकते उनको, तो अभी रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? सही, वही सारे कार्टून्स रखे हुए हैं, सारे कार्टून भरे हुए हैं और आप दौड़ के जा रहे हो, रास्ते में सारे कार्टून के साथ टकराते हुए टुई 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 करके जा रहे हो। और कार्टून खाली है तो आपको ज्यादा अपोजिशन मिलेगा दौड़ने में, कि कार्टून भरा हुआ है, हेवी है, तो आपको ज्यादा अपोजिशन मिलेगा? कौन बताएगा कौन सा केस में ज्यादा अपोजिशन मिलेगा? जब सर जो कार्टून्स भरे हुए केस में ज्यादा अपोजिशन मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर वापस आते हैं, ये जो हमारा कोलिजन था किसके साथ था? इलेक्ट्रॉन्स के साथ होते जा रहा था। जब ये कोलिजन होते हुए जा रहा था, अगर कोई एटम का इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के साथ, आप जानते हो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है। अगर ये फोर्स काफी वीक है, बहुत ही दुबला पतला सा फोर्स है, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन आएगा, आसानी से टकराएगा, निकल जाएगा। लेकिन सोचो ये जो फोर्स है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में, वो फोर्स अगर काफी स्ट्रांग है, पूरा कस के पकड़ के रखा है, जैसे वो कार्टून जमीन के साथ पूरा कस के बैठा था, तब ये जाएगा टकराएगा तो खुद मुड़ जाएगा, ये बैठ के यहाँ पे गाना गाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये इसको टकराएगा खुद भागेगा। पहले क्या होता था, जब ये दोनों का फोर्स काफी वीक था, ये टकराने से ये फेंका जाता था, अब ये फेंका नहीं जा रहा है, ये टकरा के खुद इधर उधर तितर बितर जा रहा है। अगर खाली कार्टून होते थे, हम दौड़ के जाने में मेरे को लग के वो कार्टून फेंके जाते थे। अब दूसरा केस में जब कार्टून भरे हुए मैं दौड़ूंगा तो टकरा के मैं खुद फेंका जाऊंगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिला किस केस में? भरे हुए कार्टून के केस में। क्यों? क्योंकि वो जमीन के साथ चिपके हुए थे, जोर से, हेवी थे, है ना, जमीन के साथ चिपके हुए थे जोर से। जब खाली थे तो जमीन के ऊपर थे लेकिन चिपके हुए नहीं थे, थोड़ा सा किक मार दो भाग जाता था। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल के अंदर से जा रहा है, उसको जो अपोजिशन मिल रहा है, उसको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस, 1 2। पहला, कितने ठोक कोलिजन पाया, और हर कोलिजन में ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूक्लियस के साथ कितने टाइटली बंधे हुए थे। समझ में आ गया? जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतने ज्यादा अपोजिशन। ना ये जो सारा हम लोग अभी बकबकाहट किए, सारे को हम लोग स्ट्रीमलाइन करेंगे। एक चीज तो पता चला कि नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड how tightly the electron is connected to the nucleus, these two things altogether decide the resistance. When an external electron is passing through the wire, through the conductor, how many collisions it is meeting on its way? Second is how tightly the material electrons are bound to their respective nuclei, that also matters, है ना? तो जितने ज्यादा कोलिजन होगा उतने ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और इलेक्ट्रॉन जितने टाइटली लगेंगे न्यूक्लियस के साथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब चलो सोचते हैं, अगर ये वायर का लेंथ को ज्यादा करेंगे, कोई वायर मान लो कितना लंबा है, कोई दूसरा वायर और ज्यादा लंबा है, कौन सा केस में नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे? जब लेंथ ज्यादा होगा कि कम होगा? लेंथ ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे पास करने में, या कम होने से नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे? कौन सा केस में ज्यादा होंगे? बोलो। हम बोलेंगे ये एक वायर है, कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गया, वो ज्यादा कोलिजन पाएगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गया, वो ज्यादा कोलिजन पाएगा? कौन सा केस में? केस 1 में ज्यादा कोलिजन होगा कि सेकंड केस में ज्यादा कोलिजन होगा? कौन सा केस में? नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स, नंबर ऑफ मारपीट, नंबर ऑफ टकराव, कौन सा केस में ज्यादा होगा? 1 की केस में कि 2 की केस में? 2। इसका मतलब लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? लेंथ बढ़ेगा। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि मटेरियल को बहुत सारा धक्का मुक्का खा के जाना है। किसको? इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा धक्का मुक्का खाना है लंबा रास्ता जाने के लिए। तो क्या पता चल गया? दी रेजिस्टेंस लिखेंगे सिस्टमेटिकली, फिलहाल तो हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक पाइप है, ठीक है, और ये दूसरा पाइप है
दोनों का लेंथ बराबर है। अब हम इसके अंदर एक बॉल को फेंकते हैं, सेम बॉल को उतनी जोर से इसके अंदर फेंकते हैं, ये बॉल टकराएगा, ऐसे 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 टकराएगा, इधर से निकलेगा। इस केस में भी बॉल टकराएगा और ऐसे निकलेगा। तो जब मोटा पाइप है आपको कोलिजन ज्यादा मिला कि कम मिला? कौन सा केस में ज्यादा कोलिजन होगा, पतले पाइप के केस में कि मोटे पाइप के केस में? टू के केस में मोर कोलिजन होगा। ये सबको समझ में आ गया? बढ़िया समझ रहे हो आप लोग। तो मतलब रेजिस्टेंस जो है, जो कोलिजन, तो कोलिजन के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, और क्या, एरिया ज्यादा होगा तो कोलिजन कम होगा। उसको हम क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो क्या देखिए, हम लोग अभी जितना समझे उसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ a wire, resistance of a wire is directly proportional to length and inversely proportional to the cross sectional area। तो क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जब भी ऐसे प्रोपोर्शनल करके कुछ लिखने की बात आता है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आके टपक जाता है यहाँ पे, है कि नहीं? तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है? दैट यू कैन राइट R is equal to रो L by A। ये रो क्या? रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है? इसको क्या कहते हैं? कहते हैं रेजिस्टिविटी। ध्यान रहे, वो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टिविटी है। स्पेलिंग ठीक से लिखना चाहूंगा, रेजिस्टिविटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया रेजिस्टिविटी। ठीक है। अच्छा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ तो समझ में आ गया, एरिया समझ में आ गया, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है कौन सा चीज बताओ? वो जो इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के साथ कितना जोर से बंधा हुआ था, मतलब द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल है। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग बाइंडिंग फोर्स होता है। तो क्या कहेंगे? ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। और क्या होता है? लो होता है फॉर गुड कंडक्टर्स। मतलब अगर हम कहेंगे कॉपर है या फिर एल्युमिनियम है, कोई मेटल है, उसके लिए रेजिस्टिविटी लो होगा। वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, जिसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं करता, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। So it is low for good conductors and high for insulators, and high for insulators। ठीक है, रेजिस्टिविटी के बारे में इतना सारा चीज जानेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है ओम। ओम को हम लोग सिंबल में ऐसे लिखते हैं, कछुआ जैसे। ठीक है, कछुआ जैसे इसे लिखना है, ओम, हरि ओम, ऐसे करके। ठीक है, याद रखने के लिए आसान है, ये कछुआ जैसा है ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा देखेंगे उसके लिए। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है उसमें L क्या हुआ? लेंथ ऑफ
पाथ ऑफ करेंट। ठीक है, ए क्या है, ए क्या है, एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करेंट। ये समझ में आना चाहिए। हम लोग अभी जितना चीज दिखे उसको बढ़िया से अभी लिस्ट आउट करेंगे। प्लीज कोऑपरेट करना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं अब कुछ चीजें जो यहाँ पे समझ में आ रहा है उसको लिखना चाहूंगा। जितना डिस्कशन की फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स को थोड़ा लिखेंगे। पहला हुआ कि R is proportional to L, R is proportional to R by A, 1 by A and R is equal to rho L by A। हाँ, ये समझ में आया। दूसरा हुआ यूनिट ऑफ R is ओम, ये भी समझ में आया। क्या आप में से कोई मुझे मदद करेगा बताने में? व्हाट इज यूनिट ऑफ रो? रो का यूनिट क्या होगा भैया? रो कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो क्या हो गया? ए आर बाई एल। रो क्या हो गया? ए आर बाई एल। अच्छा, तो ए का यूनिट क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। आर का तो ओम है, हम जानते हैं। और एल का, एल तो लेंथ है, लेंथ होगा तो मीटर। तो एक मीटर दूसरा मीटर को खा गया, क्या बच गया? ओम इंटू मीटर। सो यूनिट ऑफ रो इज ओम इंटू मीटर। इतना सारा चीज हम लोग इसके डिस्कशन से देख लिए। अगर मैं आपको पूछता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ए मेटल बार has resistivity rho. It is shown in figure. Find resistance across two ends. Find resistance across two ends of the bar. फिगर दिखाया गया है, फिगर को ध्यान से देखो। फिगर ऐसा दिया है, कोई बार है ऐसा, ये साइड का लेंथ है A, ये साइड का लेंथ है B, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा करके कोई एक बार दिया है और ये लेंथ दिया है C। चलो देखते हैं, क्या आप बता सकते हो इसका दोनों एंड में रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब अगर करंट यहां से घुसता है, इधर से निकलता है, रास्ते में उसको क्या रेजिस्टेंस मिलने वाला है? क्या रेजिस्टेंस मिलने वाला है करंट को जब घुस के जाएगा? ओ, रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला तो हमारे पास रेडीमेड है, रो एल बाई ए। क्या इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी मालूम है? हाँ है, दिया है। मटेरियल है रेजिस्टिविटी रो, ओ दे दिया है। अच्छा चलो ठीक है, रेजिस्टिविटी मालूम है। क्या इस मटेरियल का लेंथ मालूम है? इस मटेरियल का लेंथ मालूम है। लेंथ मतलब एल क्या था? लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ करंट। करंट यहाँ पे घुसेगा तो यहाँ से निकलेगा, कितना दूर गया? C। करंट गया ये डिस्टेंस C। और ठीक है, तो आप क्या कहोगे आंसर में? आंसर में कहोगे रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। रो तो रो है, एल क्या है? करंट यहां से यहां पर गया, कितना दूर गया? C। अच्छा C गया। व्हाट वाज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट? इस करंट का डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होके क्या एरिया था? ये एरिया कितना है? ये A है, ये B है, तो रो C बाय ए बी। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बार इज रो C बाय ए बी। आसान है कि डिफिकल्ट है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ऊपर से जा रहा है कि अंदर से जा रहा है?
हाँ, बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई भी नहीं बोलेगा तो मुझे लगेगा कि समझ में नहीं आया, बच्चे रो रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे पास कोई एक पाइप है, कोई एक बार है, जिस बार का सिलिंड्रिकल बार है, इस बार का लेंथ है L और रेडियस है R। क्या आप इसकी दोनों एंड में क्या रेजिस्टेंस से बता सकते हो? इफ रेजिस्टिविटी ऑफ बार इज रो, फाइंड रेजिस्टेंस across two ends। दोनों एंड में रेजिस्टेंस निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हमें क्या करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई एरिया। लेंथ कितना है इसका? लेंथ तो दिया है L, फिगर में दिया है L, और ठीक है रो L। और एरिया तो नहीं दिया है, क्या दिया है? रेडियस। तो अगर रेडियस R दिया है, ये सर्कुलर एरिया कितना होगा? सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सो द रेजिस्टिविटी इज रो L बाय पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रहा है तो मैं अभी इसके ऊपर आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं। ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा। ये रेजिस्टेंस एक क्लास में खत्म नहीं होगा, हम धीरे धीरे आपको और भी देंगे रेजिस्टेंस के ऊपर नॉलेज, फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस, नाउ आई स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चंस। whose resistivity is more, a thin copper wire or a thick copper wire? कौन से वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा है, थिन वायर का कि थिक वायर का? क्या आप में से कोई बताएगा? थिन वायर, पतला सा कपर वायर है, उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा कि मोटा सा कपर वायर है उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा? थिन कपर वायर। थिन कपर वायर। अरे भाई लोग, मैं तो बताया रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। ये भी कपर वायर है, ये भी कपर वायर है, दोनों कपर है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी बराबर है ना? तो क्या लिखेंगे? यस यस यस, देखा किसी का दिमाग चल गया। तो रो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ये दोनों कपर है, सो इट इज सेम इन ईच केस। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू वायर्स have two copper wires, two copper wires have same length, but क्या? but their cross sectional areas
सेक्शनल, समझ में आ रहा ना क्रॉस सेक्शनल का मतलब? क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर इन रेशियो 2:3. What is ratio of their रेजिस्टेंसेस? दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए। कोई तो बताए, जल्दी से बताए, बोलो 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 जल्दी जल्दी, कोई तो बताएगा रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? पक्का आप लोग बोल दोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो, पक्का आप लोग बोल दोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो। थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, करना पड़ेगा। अच्छा देखो सॉल्यूशन में, पहला वाला केस में मान लो कि एक वायर का क्या दिया है, गिवन दिया है, क्या बताओ? गिवन दिया है कि उनका एरिया का रेशियो A1/A2 कितना दिया है? 2/3। चलो पूछा है रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ऐसे पूछा है। और क्या दिया है? दोनों का लेंथ का रेशियो, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ 1:1 ऐसा दिया हुआ है। लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ बराबर है। आप जानते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर इज ρL1/A1। पहला वाला वायर कॉपर था, है ना, और दूसरे वाले वायर का वो भी तो कॉपर था। अगर दोनों कॉपर है तो ये टर्म में से कौन सा टर्म दोनों का बराबर होगा? ρLA कौन सा टर्म बराबर होगा? दोनों कॉपर वायर है, 2 कॉपर वायर्स, तो कौन सा चीज दोनों के लिए बराबर होगा? Resistivity, that is what is called rho. Rho will be same. So in the second case also resistance will be rho L2/A2. नहीं पूछा है रेजिस्टेंस का रेशियो, अब क्या रखा? rho L1/A1 into rho L2/A2। अब रो के घर गए, बच गया कौन? L1/L2 into A2/A1। अच्छा L1/L2 कितना है? दिया है कि दोनों का लेंथ बराबर है, सेम लेंथ, मतलब L1/L2 इज 1, ये हो गया 1। एरिया का रेशियो क्या है? A1/A2 इज 2/3, तो A2/A1 क्या होगा? 3/2। सो रेजिस्टेंस रेशियो इज 3/2। समझ में आया या समझ से गया? आया? समझ में आया सर। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायर ऑफ resistance R was cut into 2 equal parts as shown. Find resistance of each part। पूछा है हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, क्या दिया है? कोई एक वायर था, ये रेजिस्टेंस इसका वायर था, इसको क्या किए? 2 टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा कर दिए तो 2 टुकड़ा बन गया, ये एक टुकड़ा आधा हो गया, ये हो गया आधा। आई मेड इट 2 पार्ट्स। अगर इसका रेजिस्टेंस R है, इस टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। इसको 2 इक्वल टुकड़ा किए, ठीक है। क्या है कोई चालाक फटाफट आंसर बताएगा? है कोई चालाक जो फटाफट इसका आंसर बताएगा?
आप में से कुछ लोग लिखने में हड़बड़ी में बैठे हैं और मोबाइल से देख के लिखने में देर हो रहा है और ये इधर मिटाते जा रहा हूं, आपका काम नहीं बन रहा है। डोंट वरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल सेंड यू दी वीडियो अगेन। तो इत्मीनान से बैठ के देख लेना। अभी मेरे को क्लास में कोऑपरेट करो, वीडियो को देख लेना बैठ के, ठीक है। तो क्या दिया मालूम नहीं है कि वायर का लेंथ क्या था, से इट इज एल। एरिया क्या था, से इट इज ए, मतलब आर क्या था, रो एल बाई ए। दिया है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। जब इसको काट के दो टुकड़ा किए, अगर इसका एरिया ए था, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा एल बाई टू। एरिया क्या होगा, इसको बीच से काट दिए, कैंची लगा दिए, यहां से काट दिए, तो एरिया क्या होगा, ये पेन का एरिया ए है, इसको अगर यहां से ऐसे काट देंगे तो एरिया क्या होगा, वो ये होगा, तो इसका एरिया तो ए ही रहा। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो लेंथ कितना है अभी, एल बाई टू बाई एरिया ए। तो एल बाई टू को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ रो एल बाई ए। बट व्हाट इज रो एल बाई ए, रो एल बाई ए तो है आर, तो क्या बन गया रेजिस्टेंस, आर बाई टू। तो अगर पूरा वायर का रेजिस्टेंस आर था, आधा वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई टू। इज इट अंडरस्टूड? क्या चीजें समझ में आया, क्या चीजें समझ में आया? यस सर। तो बताओ, Yes, sir. बताओ कि अगर इसको दो टुकड़ा करने की जगह मैं 3 टुकड़ा करता तो हर टुकड़ा का रेजिस्टेंस कितना होता। दो टुकड़ा करने की जगह 3 टुकड़ा करता, हर टुकड़ा का रेजिस्टेंस कितना होता, R by 3. R by 3. R by And if I make it n equal parts, n पार्ट करता तो हो जाता R by n। समझ में आया? चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। A wire of resistance R was cut into 4 equal parts and the parts were joined as shown. Find resistance of the combination। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये खतरनाक क्वेश्चन है। कोई एक वायर था इतना लंबा और इसका रेजिस्टेंस था आर, 4 टुकड़ा किए, स्विंग 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 स्विंग, 4 टुकड़ा किए तो 4 टुकड़ा मिल गया, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये टुकड़े टुकड़े सब मिलके एक बड़ा टुकड़ा बन गया। ऐसे 4 टुकड़ा को ऐसे जोड़ दिए, आर यू गेटिंग? यहां से 4 टुकड़ा निकले तो उसको ऐसे जोड़ दिए। अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, ये बन गया ऐसे। बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा। चलो थोड़ा सोचते हैं। चलो मानते हैं सॉल्यूशन में कि, चलो मानते हैं कि इसका लेंथ एल था, दिया तो नहीं है, कुछ होगा एल होगा। एरिया चलो ये भी दिया नहीं है, ए होगा। तो आप क्या कहोगे, रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। क्या इसको टुकड़े टुकड़े करने से इसमें से कौन सा चीज नहीं बदलेगा, रो एल ए में से कौन सा चीज नहीं बदलेगा, लेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लेंथ तो बदल जाएगा टुकड़ा टुकड़े। रेजिस्टिविटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नो सर। नो, क्योंकि अगर ये कॉपर वायर था, काटने की बाद भी तो कॉपर ही रहेगा, एल्युमिनियम थोड़ी बन जाएगा, नहीं। तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। अच्छा, जो नया वायर है फॉर न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, लेंथ कितना है कोई बताएगा? अब ये पूरा को 4 टुकड़ा किए थे, ये लेंथ कितना होगा, L बाई 4। अच्छा, एरिया कितना होगा, सारों टुकड़े को जोड़ दिए हैं, एक का एरिया A है, यहाँ पर ऐसा 4 ठो है,
तो एरिया कितना होगा 4a। क्या चीज समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? सोचो, ऐसा पेन को हम काट के 4 टुकड़ा किए और ऐसे सारे पेन को टुकड़े टुकड़े को ऐसे जोड़ दिए तो एरिया क्या हो गया? सबके मान लो 3 टुकड़ा किए होते तो तीनों का एरिया जुड़ जाता ना, 3a हो जाता है नहीं। अभी 4 टुकड़ा किए तो चौथा यहाँ पे रहेगा तो 4a हो जाएगा, एरिया विल बी 4a। लेंथ हो जाएगा l/4। पहले पूरा लंबा था, काट के 4 टुकड़ा किए, चारों टुकड़े को जोड़ के ऐसे बंडल बना दिए। बंडल बना दिए तो बंडल का एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स a। 4a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 टाइम्स a हो गया एरिया। अगर एरिया हो गया 4 टाइम्स तो आप क्या कहोगे? नया रेजिस्टेंस r डैश, फॉर्मूला क्या है? रो तो वही रहेगा। लेंथ की जगह लिखेंगे l/4, a की जगह लिखेंगे 4a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये 1/4 नीचे आएगा 1/16 हो जाएगा इंटू रो l/a। बट रो l/a क्या था? r, सो इट कम्स आउट टू बी r/16। नया रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? नया रेजिस्टेंस बन जाएगा r/16। ध्यान से देखो, 4 टुकड़ा किए, चारों टुकड़ा को जोड़ के बंडल बना दिए तो हो गया r/16। समझ में आया तो हाँ बोलो, समझ में आया तो हाँ बोलो। समझ में आया क्या? नहीं आया? आया ना? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अब मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूं। मैं 4 क्वेश्चन के थ्रू से एक फॉर्मूला पे आना चाहता हूं। इफ ए वायर of resistance R is cut into n equal parts, and parts are bundled together, what will be न्यू रेजिस्टेंस? ध्यान रहे, मैं वही चीज को लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें क्या हो रहा था? कोई एक वायर था, उसको हम क्या किए? n टुकड़ा किए। n कितना है? कुछ भी हो सकता है, इट में बी 2, इट में बी 3, इट में बी 4, इट में बी 10, इट में बी 100। n टुकड़ा किए, टुकड़े टुकड़े जो बन गया वो सारा टुकड़ा को जोड़ के हमने क्या किया? यहाँ पर एक बंडल बना दिया। नाउ हियर इज ए बंडल ऑफ वायर्स। ठीक है, ये जो बंडल ऑफ वायर बन गया यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस अगर R था, इसका कितना होगा? क्या आप में से कोई पहलवान थोड़ा सा इसको ट्राई करेगा और मुझे आंसर बताएगा? थोड़ा सा कोशिश करो, 1 मिनट, नहीं तो मैं बना दूंगा आपके लिए। तो आंसर आया ऋषिता गुप्ता का r/n² एंड दैट इज 100% करेक्ट। देखा, जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, बाकी लोग तो देखते रह जाएंगे। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो अब देखो, इसमें ये जो लेंथ, अगर इसका l था, इसका लेंथ कितना होगा? l/n। अगर इसका एरिया a था, इसका एरिया कितना होगा? कितना होगा? जल्दी बोलो, कितना होगा एरिया? n इंटू a। अच्छा, r था रो l/a, मुझे तो पूछा है r डैश, रो l के जगह लिखेंगे l/n, बाई एरिया की जगह लिखेंगे n इंटू a, सो इट इज कमिंग आउट टू बी, n नीचे आया 1/n², रो l/a, बट रो l/a क्या था? r, सो इट इज r/n²। अगर n 4 होता तो आंसर क्या होता? r/ कितना होता? 16, जो कि हो चुका है पहले से, है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया? सीधा पता चलो, तो जितना पढ़ा था उतना n हो जाएगा, n हो जाएगा। ये सीधे सीधे उतना पता चलने के लिए भाई थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, सबको थोड़ी पता चलता है। यू ऑलवेज नीड ब्रेन टू अंडरस्टैंड। दिमाग तो चाहिए होता है, दिमाग तो चाहिए होता है। साइंटिफिक ब्रेन है भाई, ह्यूमन ब्रेन्स आर वेरी पावरफुल।